क्या आप जानते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की जिंदगी और उनकी यात्राओं का एक ऐसा दस्तावेज मौजूद है जिसे खुद बाबर ने दिन प्रतिदिन लिखा था। एक ऐसी डायरी जो इतिहास को न केवल जीवंत करती है बल्कि 16वीं सदी के भारत, उसकी संस्कृति और उसकी गहराई को समझने का सबसे प्रामाणिक जरिया है। स्वागत है आपका स्टोरी टेलर्स हेवन पर, जहां हम आपको इतिहास के पन्नों से सीधे बाबरनामा की रोमांचक और ज्ञानवर्धक दुनिया में लेकर चलेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे बाबर की अनसुनी कहानियां, उनकी टिप्पणियां और वह दृष्टिकोण जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। तो वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अंत में है एक खास रहस्य जो आपको हैरान कर देगा। बाबरनामा बाबर की आत्मकथा और उनकी संस्मरण है, लेकिन इससे भी बढ़कर यह उनकी डायरी है जिसे उन्होंने रोजाना लिखा। यह घटनाओं के साथ समकालीन है, लड़कपन में लड़कपन जैसा है, उनके साथ बड़ा होता है और उनके परिपक्व होने के साथ परिपक्व होता है। इसमें उनका पूरा करियर और उनके समय की झलक मिलती है। उन्होंने इसे तुर्की में, जो उनकी मातृभाषा थी, लिखना शुरू किया था। 899 हिजरी 1454 में जब वे फरगना के शासक बने, और इसे 987 हिजरी 1530 में आगरा में अपनी मृत्यु तक लिखते रहे। संभवतः उन्होंने इसे लिखने में अपने पूर्वज तैमूर के उदाहरण का अनुकरण करने की कोशिश की। बाबरनामा में कुछ खाली जगहें हैं, जैसे 1 1503 से 1504 तक, 2 1508 से 1519 तक, 3 1520 से 1525 तक, 4 1528 के कुछ हिस्से, 5 1529 से 1530 तक। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण अंतराल हैं जिन्हें बेवरेज ने अपनी उत्कृष्ट अनुवाद में पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया है। पूरा सामग्री 3 भौगोलिक खंडों में बंटी है। 1 फरगना खंड 1404-1504, 2 काबुल खंड 1504-1525, 3 हिंदुस्तान खंड 1525-1530। सौभाग्य से हिंदुस्तान खंड का बड़ा हिस्सा बचा हुआ है, जिसमें बाबर की भारत से जुड़ी टिप्पणियां शामिल हैं। यही वजह है कि यह उत्तर पश्चिमी भारत के 16वीं सदी के इतिहास और संस्कृति का अध्ययन करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तुर्की में लिखे गए मूल बाबरनामा की केवल कुछ प्रतियां बनाई गई थीं। इनमें से एक हैदराबाद कॉडेक्स लगभग 1700 ईयर है, जिसमें 382 पन्ने हैं, और यह हैदराबाद की सालार जंग लाइब्रेरी में संरक्षित है। यह सबसे संपूर्ण प्रति मानी जाती है और इसी से बेवरेज ने अपना अनुवाद तैयार किया। बाबरनामा का पहला अनुवाद 1559 में तुर्की से फारसी में अब्दुल रहीम खान ने अकबर के आदेश पर किया था, जिसे अकबरनामा में उपयोग के लिए वाक़यात-ए-बाबरी कहा गया। फारसी बाबरनामा की कई प्रतियां बाद में बनाई गईं। इन्हीं में से एक से एयरस्किन ने 1826 में इसे अंग्रेजी में अनुवादित किया, जिसका नाम मेमोइर्स ऑफ बाबर रखा। उन्होंने यह अनुवाद लेडेन के असंपादित तुर्की अनुवाद की मदद से किया था। हालांकि बेवरेज का अनुवाद अब तक का सबसे मानक और पूर्ण अनुवाद माना जाता है। बाबरनामा न केवल आत्मकथा, विवरण और संस्मरण है, बल्कि यह एक अद्वितीय ऐतिहासिक दस्तावेज भी है। इसमें बाबर द्वारा देखे गए देशों का उत्कृष्ट अध्ययन मिलता है, जैसे उनके भौगोलिक क्षेत्र, नदियां, पहाड़, रास्ते, वनस्पतियां और जीव जंतु, वहां के लोग, उनके आचार व्यवहार, भोजन और परिधान, कला और शिल्प। यह फारसी और हिंदुस्तानी शब्दावली का भी अद्भुत संग्रह है। इसमें तुर्की के कई शब्द शामिल हैं, जैसे अलिची, बाघ, बाघेहा, बलाक, चंद्रा, चपकन, गेशा, खच्चर, खिमार, लम, लुखु, चुनगन, दुम, चागिर, चितकुंदी, दबान, गुलटी, कलयुग, जा, मिर्जा, निहिलाम, बुगत, बेलार, बेग, चाचत, फान, चाची, खोन, दादी, कुर, खाना, मिंग हजारू, मेहमान बेग, मिंग बेगी। बाबरनामा का हिंदुस्तान खंड विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह 16वीं सदी की उत्तर पश्चिमी भारत की संस्कृति और इतिहास को समझने में मदद करता है। तो दोस्तों, बाबरनामा सिर्फ बाबर की आत्मकथा नहीं, बल्कि उस समय के समाज, संस्कृति और जीवन शैली का जीता जागता दस्तावेज है। क्या आप इस तरह के ऐतिहासिक रहस्यों और कहानियों में रुचि रखते हैं? अगर हाँ, तो स्टोरी टेलर्स हेवन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें,
ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो मिस न करें। कमेंट में हमें बताएं कि आपको बाबरनामा का सबसे रोचक पहलू कौन सा लगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आपके दोस्तों तक भी यह अनमोल जानकारी पहुंच सके। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और नई कहानी और इतिहास के पन्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।